वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा ये सेगर चार्ट चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था। आपने लैंग्वेज लिख दी थी और ग्राफ बना लिया था। उसमें हम देख रहे थे कि अल्फा बीटा और बीटा नेगेटिव क्षय किस तरह से होता है, किस तरह से अस्थायी नाभिक इनका क्षय करके किस क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं, स्थायी क्षेत्र में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई भी नाभिक है, ये कोई नाभिक है, इस तरह से यहाँ पर आया, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर कोई नाभिक था, वो बीटा नेगेटिव क्षय करके कौन से क्षेत्र में आने की कोशिश करता है, इस वाले रीजन में आने की कोशिश करता है, स्थायित्व क्षेत्र में आने की कोशिश करता है। तो इसे बनाएंगे उस इससे पहले लैंग्वेज लिखें, पहले ग्राफ बना ही लिए थे आपने, इनको कंप्लीट करना है, उसमें करवाऊंगा अभी। पहले लैंग्वेज लिखें, इसमें लिखें दोनों ग्राफ अथवा करके आपने बना लिए थे, उसके बाद लिखें इस ग्राफ से स्पष्ट है कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जब स्थायी नाभिकों के लिए इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जब स्थायी नाभिकों के लिए उनकी n व z के मध्य इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जब स्थायी नाभिकों के लिए उनके n व z के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो n व z के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो एक जिगजैग रेखा प्राप्त होती है, तो एक जिगजैग रेखा प्राप्त होती है। जिगजैग आता है ना यार, जिगजैग टूथब्रश का टेढ़ी मेढ़ी, जिगजैग, एक जिगजैग रेखा प्राप्त होती है तथा ग्राफ से यह भी स्पष्ट है कि अस्थायी नाभिकों में स्थायी नाभिकों में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्थायित्व क्षेत्र के, या ये लिखें स्थायित्व क्षेत्र में से गुजरने वाली रेखा, स्थायित्व क्षेत्र में से गुजरने वाली रेखा स्थायित्व क्षेत्र में से गुजरने वाली रेखा स्थायित्व रेखा कहलाती है। स्थायित्व क्षेत्र में से गुजरने वाली रेखा स्थायित्व रेखा कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, स्थायित्व क्षेत्र से बाहर आने वाले नाभिक, आगे लिखना स्थायित्व क्षेत्र से बाहर आने वाले नाभिक स्थायित्व क्षेत्र से बाहर आने वाले नाभिक स्थायित्व क्षेत्र से बाहर आने वाले नाभिक अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। स्थायित्व क्षेत्र से बाहर आने वाले नाभिक अस्थायी नाभिक कहलाते हैं, जो कि स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को परिवर्तित करते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या को परिवर्तित करते हैं।
ताकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परिवर्तित करते हैं ताकि उनके n/z का मान इतना हो जाए कि ताकि उनके n/z का मान इतना हो जाए कि ताकि उनके n/z का मान इतना हो जाए कि ताकि उनके n/z का मान इतना हो जाए कि वे स्थायित्व क्षेत्र में आ जाएं, कि वे स्थायित्व क्षेत्र में आ जाएं। इसके लिए वे अल्फा बीटा गामा, गामा तो आप नॉर्मल है उसके बारे में लिखना नहीं है, मेनली अल्फा और बीटा 6 को ही हमें देखना है। गामा 6 तो कब होता है, जब बीटा 6 होता है उसी के साथ में ही गामा 6 होता है, कोई पर्टिकुलर नहीं होता है। जिस दौरान अल्फा और बीटा 6 होते हैं उसी दौरान कौन सा होता है, गामा 6, क्योंकि अल्फा और बीटा 6 होने के दौरान जो न्यूक्लियस हैं अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं और वहां से किन किरणों का क्षय करते हैं, गामा किरणों का। तो अलग से नहीं है, वो इन्हीं के साथ साथ ही होता है गामा 6, इसलिए हमने अल्फा और बीटा 6 को ही पढ़ा है यहाँ पर। तो लिखना है इसमें, इसके लिए वो अल्फा बीटा कणों का क्षय करते हैं, इसके लिए वो अल्फा बीटा कणों का क्षय करते हैं। और फर्स्ट हेडिंग डाल देना अल्फा 6, फर्स्ट हेडिंग डालना अल्फा 6 और उसमें लिखें लिखना इस 6 में, अल्फा 6 में लिखना इस 6 में स्थायित्व क्षेत्र तक पहुंचने के लिए, इस 6 में स्थायित्व क्षेत्र तक पहुंचने के लिए न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या 2 मात्रक कम हो जाती है। स्थायित्व क्षेत्र तक पहुंचने के लिए इस 6 में स्थायित्व क्षेत्र तक पहुंचने के लिए न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या 2 इकाई कम हो जाती है। स्थायित्व क्षेत्र तक पहुंचने के लिए न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या 2 इकाई कम हो जाती है, 2 मात्रक कम हो गई, Z-2 और N-2 इस तरह से। अर्थात करके इसको लिख देना अस्थायी नाभिक और वो वाला स्थायी नाभिक, इस वाली रिएक्शन को लिख दो XZN और इस चीज को अल्फा 6 को ग्राफ में शो कर दो। इस तरह से Z-2 हुआ, N-2 हुआ और परिणामी किधर की ओर अग्रसर हो रहा है, स्थायित्व क्षेत्र की ओर। इस तरह से हम देख सकते हैं उसको। ग्राफ को शो कर देना उसमें। नेक्स्ट लिख देना बीटा पॉजिटिव 6, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 6। बीटा पॉजिटिव 6, तो इसमें लिखना जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है तो उसके दौरान बीटा पॉजिटिव 6 होता है, तो उसके दौरान बीटा पॉजिटिव 6 होता है। बीटा पॉजिटिव
6 होता है और रिएक्शन को लिख देना और ग्राफ को ड्रॉ करना। उसमें ग्राफ में इस वाली चीज को वेक्टर फॉर्म में बीटा पॉजिटिव 6 को शो कर देना। इस वाले ग्राफ में जो ऊपर बनना है उसी में करना है, दोबारा नहीं बनाने ग्राफ। दो जो ग्राफ बनाए थे उसी में चलना है। बीटा पॉजिटिव 6 को शो कर दो उसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड लिखना इलेक्ट्रॉन 6 या बीटा नेगेटिव 6। थर्ड लिखना इलेक्ट्रॉन 6 या बीटा नेगेटिव 6 बीटा 6 या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव 6। इसमें लिखना जब किसी नाभिक में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, तो जब किसी नाभिक में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, पहले का जस्ट उल्टा है। और इस रिएक्शन को लिखना इजी है, बस दो नियम लगाने हैं आपको। आवेश संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसका आधार पर लिखना है। जब किसी नाभिक में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, तो जब किसी नाभिक में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके दौरान बीटा नेगेटिव 6 होता है। उसके दौरान या इसके दौरान बीटा नेगेटिव 6 होता है। बीटा नेगेटिव 6 होता है। इस रिएक्शन को लिख देना बीटा नेगेटिव की। तो जो दो प्रकार के नाभिक, स्थायी नाभिक जो कि कुछ नहीं कर रहे थे, उनके लिए जिगजैग रेखा ये आ रही थी। उसके इधर जो पढ़ रहे हैं, इधर जो नाभिक पढ़ रहे हैं n ग्रेटर देन क्षेत्र में या n लेस देन वाले क्षेत्र में, तो वो नाभिक कैसे थे? अस्थायी। तो वो या तो अल्फा कणों का क्षय कर रहे हैं या बीटा पॉजिटिव या फिर बीटा नेगेटिव का क्षय कर रहे हैं। तो इधर के जो नाभिक होंगे अस्थायी नाभिक, वो कौन सा क्षय कर रहे हैं? अल्फा क्षय और बीटा पॉजिटिव क्षय। और इधर के नाभिक कौन सा क्षय करेंगे? बीटा नेगेटिव। उल्टा पुल्टा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बता दिया कि वो वेक्टर है, वो स्थायी क्षेत्र से दूर की ओर अग्रसर होगा, तो वो उस तरह से नहीं करेंगे। तो अल्फा 6 और बीटा 6 तो राइट साइड से होगा और बीटा नेगेटिव लेफ्ट साइड से होगा। तो लिखें इसमें रिएक्शन लिखने के बाद, रिएक्शन लिख ली और चित्र को और बना देना इसको, बीटा नेगेटिव वाले को, इसको डायग्राम में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और अल्फा 6, उसके आधार पर वो स्थायी क्षेत्र की ओर किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं। अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करने पर वो नाभिक किस तरह से स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है, वो हमने इस चित्र में देख लिया। ठीक है, इसमें एक चीज और है, देखें उसको, कि जो सेकंड चार्ट है उसके आधार पर इनको भी दिखा सकते हैं कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक वाले नाभिक हैं वो कौन से होंगे। तो बताओ, इसमें मैं 3 रेखाएं खींचता हूं, इस वाले ग्राफ में मैं 3 रेखाएं खींचता हूं। आप बता सकते हो समस्थानिक होंगे, समभारिक होंगे, समन्यूट्रॉनिक होंगे। एक तो मैं खींचता हूं n अक्ष के समानांतर रेखा, इस तरह से खींच दी, ये वाली रेखा खींच दी, इसको बोल दिया मैंने रेखा A। ये कौन सी रेखा होगी? इस रेखा पर किसका मान कांस्टेंट बना हुआ है? z का मान कांस्टेंट बना होगा, जो भी कुछ आ रहा है z का मान कांस्टेंट है, कहीं पर भी खींच सकते हो उसको। सीधी रेखा है समानांतर इसके, ये वाली। तो ये कौन सी कहलाएगी? समस्थानिक, क्योंकि z का मान कांस्टेंट है।
ये तो समस्थानिक रेखा कहलाएगी। इसी तरह से मैं एक रेखा इस तरह से खींच देता हूं यहाँ पर इस जेड अक्ष के समानांतर, जेड अक्ष के समानांतर ये रेखा खींच दी, तो इस पर न्यूट्रॉन की संख्या कांस्टेंट बनी रहेगी कहीं ना कहीं, कहीं पर भी खींच सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी, तो इस पर न्यूट्रॉन की संख्या कांस्टेंट है, इसलिए ये कौन सी रेखा कहलाएगी, सम न्यूट्रॉनिक, और इसको रेखा हमने क्या नाम दे दिया, बी। और यदि मैं एक रेखा ऐसी खींचूं जो दोनों पर समान अंतःखंड काट रही है, यानी कि जैसे 40-40 पर से मैं काट देता हूं, या 60-60 कोई सा भी ले सकते हो आप, इस तरह से ये मैंने रेखा इस तरह से खींच दी इसमें, ठीक है। तो ये वाली रेखा पर दोनों के मान कितने कितने बने हुए हैं, 60-60। तो ये रेखा पर हम y इक्वल टू एम समान अंतःखंड काट रही है, अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होती है रेखा की, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होती है रेखा की समीकरण। तो x अपॉन ए, x का मान कितना है, z अपॉन ए 60 प्लस y, y का मतलब n अपॉन 60 इक्वल टू 1, तो z प्लस n इक्वल टू 60, यानी कि a इक्वल टू 60, यानी इस पूरी रेखा पर द्रव्यमान संख्या कितनी बनी हुई है, 60 बनी हुई है। इसलिए हम इस रेखा को कौन सी रेखा बोल देंगे, समभारिक। a का मान कांस्टेंट है, इसलिए इस रेखा को हम बोल देंगे समभारिक रेखा। तो जो ग्राफ बनाया था पहला वाला, उसमें तीनों लाइंस को ड्रॉ करो, इनको समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक वाली तीनों रेखाओं को ड्रॉ करो। उसके बाद इसमें लिखेंगे तीनों लाइंस को ड्रॉ कर दो, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। और लिखना है इसमें सैगर चार्ट के आधार पर नाभिकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सैगर चार्ट के आधार पर नाभिकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सैगर चार्ट के आधार पर नाभिकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट डालना, वे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, वे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, वे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं। ब्रैकेट में लिख देना इस तरह से, रेखा ए। समस्थानिक नाभिक कहलाते हैं, रेखा ए, ब्रैकेट में लिख देना। सेकंड पॉइंट लिखना, वे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, वे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। वे नाभिक जिनके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ब्रैकेट में लिख देना रेखा बी।
थर्ड पॉइंट लिखना, वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान नियत रहता है, वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान समान रहता है या नियत रहता है, वे नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या का मान नियत रहता है या स्थिर रहता है, समभारिक नाभिक कहलाते हैं। समभारिक नाभिक कहलाते हैं। समभारिक नाभिक कहलाते हैं। ब्रैकेट में लिख देना रेखा सी। रेखा सी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिख देना, सैकड़ चार्ट से स्पष्ट है कि, नेक्स्ट लाइन से लिखना, सैकड़ चार्ट से स्पष्ट है कि हल्के स्थायी नाभिकों के लिए, सैकड़ चार्ट से स्पष्ट है कि हल्के स्थायी नाभिकों के लिए, हल्के स्थायी नाभिकों के लिए, हल्के मतलब जिनके लिए एन और जेड के मान छोटे हैं, के लिए n बाई जेड इक्वल टू 1 होता है, n बाई जेड इक्वल टू 1 होता है, एवं भारी स्थायी नाभिकों के लिए, एवं भारी स्थायी नाभिकों के लिए n बाई जेड लगभग इक्वल टू 1.6, क्योंकि n थोड़ा सा बड़ा होगा z से, क्योंकि कौन से रीजन में ये ग्राफ पहुंच रहा है, n ग्रेटर देन z वाले रीजन में पहुंच रहा है, n का मान थोड़ा सा बड़ा है z से, तो अगर हम n में z का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 से तो बड़ा आएगा, वो कितना आएगा 1.6। भारी स्थायी नाभिकों के लिए n बाई जेड लगभग इक्वल टू 1.6 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि, नीचे लिखना, इफ n बाई जेड का मान 1 और 1.6 इसके बीच में आ रहा है, इक्वल भी हो सकता है, तब तक तो नाभिक कौन से कहलाएंगे, स्थायी नाभिक कहलाएंगे। ये लिख दो कि जब तक नाभिक, स्थायी नाभिकों के लिए बात कर रहे थे, उनकी वैल्यू अगर 1 से 1.6 के बीच में आ रही है n बाई जेड की वैल्यू, तो स्थायी नाभिक कहलाएंगे। और यदि n बाई जेड की वैल्यू या तो 1 से कम आ रही है, 1 से कम आ रही है, और या n बाई जेड की वैल्यू 1.6 से ज्यादा आ रही है, तो इस स्थिति में वो नाभिक कहलाएंगे अस्थायी नाभिक। कौन से नाभिक कहलाएंगे, अस्थायी नाभिक। इस तरह से लिख दो। अतः हम कह सकते हैं कि, और इफ करके यदि दोनों को लिख दो कि 1 से 1.6 के बीच में आ रही है तो नाभिक स्थायी होंगे, अदरवाइज कौन से हो जाएंगे, वो अस्थायी। और ये मानना लगभग लगभग रूल है, ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब हमेशा ही लगेगा, ऐसा नहीं है। ये बस आइडिया लगा सकते हैं कि वो स्थायी होगा या अस्थायी होगा, ठीक है, लगभग आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर इसकी वैल्यू अगर 1.6 से ऊपर भी आ रही है किसी नाभिक के लिए, हम बोल ही देंगे अस्थायी नाभिक। स्थायी भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गुण अस्थायी के पाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये इतना। यहां तक कंप्लीट करो। ये टॉपिक हो गया सैकड़ चार्ट। तो सैकड़ चार्ट किसके बारे में शो कर रहा है, नाभिक के स्थायित्व या अस्थायित्व के बारे में थ्योरेटिकल बता रहा है कि हम नाभिक के बारे में बता सकते हैं थ्योरेटिकली कि कौन सा नाभिक स्थायी होगा और कौन सा नाभिक अस्थायी होगा। तो पूरा जो हमने पढ़ा था उसका रिजल्ट ये निकला, ये पूरे का रिजल्ट था सैकड़ चार्ट का। ये 1 से 1.6 है तो स्थायी नाभिक, और इससे ऊपर या नीचे जा रहा है तो अस्थायी नाभिक। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो अस्थायी नाभिक होंगे वो। और हमने वो अस्थायी नाभिक हैं तो वो क्या करेंगे, स्थायी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा कणों का क्षय करेंगे। तो उसके आधार पर हमने उस चीज को शो किया कि किस तरह से क्षय करके वो स्थायी को प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ 3 चीजें और देखी थी नॉर्मली, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इस तरह से। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।